हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले इसमें थ्योरी डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम 35 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बात करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक की, तो ध्यान रखिएगा एक एक फैक्ट हमने लिया हुआ वन लाइनर स्टार्टिंग में लिए हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की। ठीक है, सन याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व में की। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको पराजित करके की? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को। उसके बाद फिर देखते हैं चंद्रगुप्त को स्ट्रैबो तथा जस्टिन जो थे फिलोसफर थे, इन्होंने सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है। प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त को किसने सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया? तो स्ट्रैबो तथा जस्टिन। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया परीक्षा में, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। उसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। पराजित होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया और अपने राजदूत मेगस्थनीज को उसके दरबार में भेजा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज टोटल 5 वर्ष तक भारत में रहा था। भारत में कहाँ? पाटलिपुत्र में रहा था, बिहार के पाटलिपुत्र में रहा, और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो ध्यान रखिएगा मेगस्थनीज ने ही की है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे मृत्यु होती है? श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। उपवास के कारण इनकी मृत्यु होती है। चंद्रगुप्त के बाद इनके बेटे बिंदुसार आते हैं, जिनका टाइम टेन्योर देख लीजिएगा, 298 से 273 ईसा पूर्व तक है। यह चंद्रगुप्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी बने मौर्य साम्राज्य के। बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मित्रघात किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप कि बिंदुसार को ही मित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक का टाइम टेन्योर है 298 से 236 ईसा पूर्व तक, जो कि बिंदुसार के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी बने। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक ने 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी के पद के लिए संघर्ष किया अपने भाइयों के साथ। उसके बाद 269 ईसा पूर्व में वह वास्तविक गद्दी पर बैठे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है वास्तविक रूप से गद्दी पर बैठे 4 वर्षों के उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद। शासक बनने से पूर्व अशोक जो थे अवंती के राज्यपाल थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अवंती के राज्यपाल कौन थे? अशोक थे, राजा बनने से पहले। अशोक ने कई अभिलेख बनवाए थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। कई बार परीक्षाओं में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है कि किस अभिलेख में जो है अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है, तो मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेखों में ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है, तो अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया राज्यवर्ष के 9वें वर्ष में। उसके बाद क्या हुआ, यह भी पूछा जाता है कि जो है अशोक जो थे किस धर्म के अनुयायी थे। ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और फिर बौद्ध धर्म को इन्होंने पालन किया। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जबकि सम्राट अशोक जो थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ से प्रश्न पूछता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, जो कि बिहार में पड़ते हैं।
अशोक के अभिलेख में जो अशोक के अभिलेख हैं, 13 अभिलेख टोटल इनके हैं, तो उसके अभिलेख में जो है ब्राह्मी, ग्रीक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि में जो है अभिलेख लिखे गए हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख या शिलालेख थे तो उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेम्स प्रिसेप ने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो टोटल इनके 14 शिलालेख थे, उसके अतिरिक्त जो है 13 लघु शिलालेख थे और 7 स्तंभ शिलालेख थे। इन सब का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। धार्मिक स्तूप जो है एमपी में पड़ता है, इसका भी निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। माफ़ कीजिएगा, वाराणसी में पड़ता है, इसका भी निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। उसके बाद अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध जो राज्य के 9वें वर्ष में लड़ा था उन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, काफ़ी जो है इसमें हानि हुई थी, सैनिकों की मृत्यु हुई थी, जिसको देखकर अशोक ने युद्ध को सदा के लिए त्यागने का वचन लिया था। तो इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है पूछता है, तो ध्यान रखिएगा 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में राजस्व को देख लेते हैं, प्रशासन कैसे कार्य करता था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। मौर्य प्रशासन में राजा जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था, राजा जो होता था वह सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद मंत्री सभा तथा मंत्री परिषद राजा को सहायता देते थे। मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, जितने भी हायर रैंक के अधिकारी होते थे उनको तीर्थ के नाम से जाना जाता था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, उनको तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या टोटल कितनी थी, 18 हुआ करती थी। उसके बाद संस्था तथा संचार गुप्तचर व्यवस्था के अंग थे। संस्था और संचार जो थे किसके अंग थे, ध्यान रखिएगा, गुप्तचर व्यवस्था के अंग हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य की आय का मुख्य स्रोत कितना था, तो ध्यान रखिएगा, राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था भू राजस्व था और वह कुल उपज का 2/6 होता था, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं राज्य की टकसाल अधिकारी जो होते थे, राज्य की टकसाल अधिकारी उनको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, जो टकसाल अधिकारी होते थे। और मुद्राओं के परीक्षण करने वाले अधिकारियों को रूप दर्शक कहा जाता था। यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी में, तो ध्यान रखिएगा आप इसको कि मौर्य साम्राज्य में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो रूप दर्शक कहा जाता था। बात करें मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की, तो इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे, इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो अभी मैंने आपको बताया मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उनका और अन्य नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी इन्हें कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ध्यान रखिएगा, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किसकी की जाती है। मैकियावेली को जो है यूरोप का चाणक्य कहा जाता था। किसकी तुलना की जाती है इनसे, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी उससे इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वह शासक कौन सा था जिन्होंने सिंहासन पर बैठने से पहले अपने भाई सुसीम की हत्या की थी। तो मौर्य साम्राज्य में वह कौन शासक था, ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक, जिन्होंने 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष किया था और सिंहासन पर बैठने से पहले अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा, अपने सभी अभिलेखों में उन्होंने किस प्राकृत का प्रयोग किया था, अर्धमागधी का। अर्धमागधी में प्राकृत भाषा का जो है प्रयोग किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवान पियादर्शी भी था। यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य में वो कौन सा शासक था जिसका नाम देवान पियादर्शी था। तो ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक को कहा जाता था देवान पियादर्शी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य चाणक्य
किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? अशोक सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को स्वीकार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने आपको बताया, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म को और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। आ गया वही प्रश्न, अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा उस समय प्रचलित थी उसको क्या कहा जाता था? जैसे हम लोग अभी रुपया कहते हैं तो उस समय कहा जाता था मुद्रा को पड़ कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पड़। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुणाल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना, उसके बाद सम्राट अशोक, फिर अशोक के बाद कुणाल बने और सबसे लास्ट में कौन बने थे? बृहद्रथ। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले और सबसे लास्ट जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में। इस चीज़ को तो आप जितने भी वंश साम्राज्य है इन सबको आप याद कर लीजिएगा, पहले और अंतिम शासक को। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला था। नालंदा मत करिएगा, क्योंकि नालंदा जो है गुप्त काल से शुरुआत हुई, गुप्त काल के शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। मौर्य काल में कौन सा सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगस्थनीज नामक पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिका जो है इन्होंने लिखी थी पाटलिपुत्र में रह के। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मौर्य अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था शिलालेखों में। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ध्यान रखिएगा, भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आगे बढ़ते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, किसने बनवाया है? तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिसेप। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिसेप। आगे बढ़ते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जो है विजय का वर्णन मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, शिलालेख 13 में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कलिंग के युद्ध की चर्चा जो है अशोक के शिलालेख 13 में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में जो है अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मास्की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मास्की तथा गुर्जरा दोनों अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम जो है अशोक का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गूढ़ पुरुष के नाम से उनको जाना जाता था, गुप्तचर विभाग को, जितने भी गुप्तचर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह उक्ति किसकी है? यह किसने कहा था कि भारतीय जो थे लिखने की कला नहीं जानते थे?
तो मेगास्थनीज ने कहा था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ध्यान रखिएगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे पुत्र बिंदुसार ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार ने एक विदेशी राजा सीरिया के थे, क्या नाम था उनका, एंटीयोकस फर्स्ट, इनसे अंजीर, शराब और कुछ दार्शनिकों को भारत में भेजने के आग्रह किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो ध्यान रखिएगा, सीता से तात्पर्य था एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो होती थी उसको सीता कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पाटलिपुत्र को किसने पोलीब्रोथा कहा? ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। फ्रेंड्स, ये थे कुछ मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।